देखिए नाइक्विस्ट प्लॉट जो है वो हमने जो पोलर प्लॉट पढ़ा था उसका एडवांस वर्जन है, ये ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो पोलर प्लॉट करते हैं तो नॉर्मली नाइक्विस्ट प्लॉट में हम गिवन सिस्टम का जो गिवन हमें ट्रांसफर फंक्शन रहता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसका हम पोलर प्लॉट निकालते हैं, उसके बाद फिर उसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, फिर हमें ये नाइक्विस्ट प्लॉट मिलता है, ठीक है। तो ये उसका एडवांस वर्जन ही है आपके पोलर प्लॉट का। नाइक्विस्ट प्लॉट इज़ अ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट। देखिए अभी तक हमने जो नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ा है, रूट लोकस पढ़ा है, बोडे पढ़ा है, पोलर पढ़ा है, ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आती है, ठीक है। नाइक्विस्ट प्लॉट्स आर द कंटिन्यूएशन ऑफ पोलर प्लॉट्स फॉर फाइंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम by varying omega from minus infinity से plus infinity. That means Nyquist plots are used to draw the complete frequency response of the open loop transfer function. देखिए हाँ, पोलर प्लॉट में हम क्या करते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा, मतलब हम ये ओमेगा की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से और फिर इन्फिनाइट तक की वैल्यूज़ फीड करके उसके मैग्नीट्यूड्स एंड उसके एंगल्स निकालते हैं, फेज एंगल्स निकालते हैं, फाइन। बट नाइक्विस्ट प्लॉट में हम क्या करने वाले हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा पे जो आपके मैग्नीट्यूड्स एंड फेज एंगल आएंगे वो यूज़ करके फिर हम जो फेज़र ड्रॉ करते हैं, जो हम वो उसके बाद फिर इन सब के मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के जो वैल्यूज़ रहते हैं वो हम प्लॉट करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट में, इसलिए क्या ये कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए देयर आर सम फीचर्स ऑफ नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। It provides information on absolute and relative stability of a system, ठीक है। It indicates the degree of instability of an unstable system. It also gives indication on how the system stability may be improved if needed. देखिए ये डिग्री ऑफ इंस्टेबिलिटी भी बताता है अनस्टेबल सिस्टम का, और फिर ऐसा क्या हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, वो चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। द नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ GSHS मीन्स क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, इज़ वेरी इजी टू ऑब्टेन स्पेशली विथ द एड ऑफ अ कंप्यूटर। एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स में देर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे डायरेक्टली हम कुछ कमांड फीड करते हैं, फिर हमें नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट या फिर आपके बॉडी प्लॉट, रूट लोकस, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। मैटलैब में भी ये पॉसिबल है, नाइक्विस्ट प्लॉट हम उसमें भी प्लॉट कर सकते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ GSHS गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द फ्रीक्वेंसी डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज MR ओमेगा, बैंडविड्थ और ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं, ये चीज़ें भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। The Nyquist plot is useful for systems with pure time delay that cannot be treated with the Routh criterion and are difficult to analyze with the root locus method. देखिए यहाँ पे नाइक्विस्ट प्लॉट में एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आता है, विच इज़ नाइक्विस्ट क्राइटेरियन डज नॉट गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स। जो आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट होते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशंस उसका नाइक्विस्ट प्लॉट में नहीं पता चलता है, ठीक है, ओके। अब हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन देखने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नाइक्विस्ट प्लॉट का, ठीक है। इसमें हम कॉचियस प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, उसका एक कंसेप्ट है जिसे प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए द नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसे हम कॉचियस प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो इसके ये दो नाम है, ओके। It states that if there are p number of poles and z number of zeros are enclosed by the S-plane closed path, then the corresponding open loop transfer function GSHS plane must encircle the origin p minus z times. ये इसका स्टेटमेंट है कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट का,
वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है जिसमें n इज इक्वल टू p माइनस जेड दिया है। फाइन, अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट। देखिए जो आपका पोलर प्लॉट सॉरी नाइक्विस्ट प्लॉट है, इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, वो होता है -1 प्लस J0। फाइन, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका यहाँ पे लोकेट होगा क्योंकि -1 है और प्लस J0, तो J0 मतलब इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, सो ये यहाँ पे आया -1 पे, लेफ्ट साइड ऑफ योर एस प्लेन पे। ठीक है, तो ये इसके एनसर्कलमेंट की बात कर रहा है, मतलब ये पॉइंट को एनसर्कल करने का मतलब इस तरह से ये इसको राउंड, मतलब ये एक सर्कल के अंदर में आ गया ये पॉइंट। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो n है, दिस इज द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट। मतलब देखिए अभी ये एक बार एनसर्कलमेंट हुआ है, एक सर्कल हुआ है, सपोज ये फिर और ये हो गया, तो ये 2 बार हो गया, मतलब n विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो p है और z है, ठीक है, तो ये बताते हैं p और z है क्या एक्चुअली। देखिए आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप कैसे फॉर्म करते हैं? जैसे मैं Q ऑफ S से मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो QS विल बी इक्वल्स टू होगा 1 प्लस GSHS इज इक्वल्स टू 0। हमने बहुत सारे आपने रूट लोकस में भी पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपने राउथ आयरिस्ट क्राइटेरिया में भी पढ़ा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है G इंटू एच +1 करके हम फिर उसे 0 के इक्वेट करते हैं, तो फिर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है और जो आप ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन लिखते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? G अपॉन 1 प्लस G इंटू एच। ठीक है, अब ये जो अभी मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन जो फॉर्म किया G अपॉन 1 प्लस GH, ये क्या है? ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसको बोलते हैं? G इंटू एच को बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए जो P है ना, यहाँ पे जो P मैंने बताया है, ये होता है पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपका जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका पोल मतलब देखिए किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट के जो रूट्स आते हैं उसको हम पोल्स कहते हैं। फाइन, और जो न्यूमरेटर पार्ट के रूट्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको जीरोस बोलते हैं। ठीक है, तो जो पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है आपका? 1 प्लस GH है। ठीक है, ये तो इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट आएगा वो आपका पोल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको इसके पोल को बोल रहे हैं। ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा, और वही चीज़ मीन्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो पोल है वो इक्वल है, दैट इज नथिंग बट पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, दोनों से एक ही चीज़, एक ही मतलब पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, मतलब पोल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और जो z है, z इज जीरोस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म किए हैं उसका जो ज़ीरो है वो है ये z। ओके, और वही एंड दैट इज नथिंग बट पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए ये तुम्हारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ। ठीक है, इसका जो पोल है, इसका पोल है मतलब जो ये वाला पार्ट, ये जो इसका जो रूट जो आएंगे 1 प्लस GH का जो रूट आएगा, ठीक है, वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल होगा। और वही आपके हाँ, और वही क्या होगा? ज़ीरो होगा। आपके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उनके ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल है वही आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का भी पोल है। ठीक है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जीरो है वो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, तो जो P और Z है ये इनकी ही बात कर रहे हैं। P क्या है?
पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर पोल ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और z क्या है, जीरोज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर पोल ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो मैंने क्या बताया, उसका हम वो कैसे फॉर्म करते हैं, 1 प्लस जी इंटू एच इज इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना, वो उसका ओरिजिन 0 आता है। ठीक है, देखो 1 प्लस जी इंटू एच कर रहे हैं इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो इसका जो ओरिजिन होगा वो ओरिजिन उसको 0 0 पे ही रहेगा, फाइन। लेकिन जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब जी एस इंटू एच एस, ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन होगा ये आपके -1 प्लस जे 0 पे होगा। इसीलिए ये क्रिटिकल पॉइंट बना है, क्योंकि हम जो नाइक्विस्ट प्लॉट करते हैं वो हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को लेकर के करते हैं, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो ओरिजिन होता है वो -1 प्लस जे 0 पे होता है। क्योंकि देखो ये वाले इक्वेशन पे आप जब 1 प्लस जी इंटू एच इज इक्वल टू 0 लिखे हैं, तो जब आप 1 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो -1 प्लस जे 0 उसका ओरिजिन है, और आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो उसकी ओरिजिन है 0 0 पे। ठीक है, और यहीं से आपका फिर ये क्रिटिकल पॉइंट आया है -1 प्लस जे 0। ठीक है, क्योंकि हम जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फाइंड आउट कर उसका ड्रॉ करते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे नाइक्विस्ट कंटूर। ठीक है, नाइक्विस्ट कंटूर क्या होता है, देखिए नॉर्मली कंटूर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर रीजन को एनसर्कलमेंट कर देते हैं, उसको फिर हम कंटूर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइक्विस्ट कंटूर है वो देखिए, ये देखें इस तरह से फॉर्म किया है, ये C1, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये दिस इज C1, एंड ये यहाँ से जो यहाँ तक का जो आर्क है दिस इज योर C2। ठीक है, और इस आर्क का जो रेडियस है वो है r। ठीक है, r से डिनोट किया है इसके रेडियस को, और जो r की वैल्यू है ये इन्फिनाइट तक है, मतलब r टेंड्स टू इन्फिनाइट है, मतलब ये इन्फिनाइट तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है, फाइन। उसके बाद हाँ, अब इस कंटूर को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड r एंड फेज एंगल फाई। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल का फॉर्मूला यूज करके ये मैंने कंटूर को r इंटू ई टू द पावर j5 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, द गिवन कंटूर इज डायरेक्टेड क्लॉकवाइज एंड कंप्राइजेस ऑफ एन इन्फिनाइट लाइन सेगमेंट C1। देखो ये जो मैंने बताया ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन बोल रही हूँ वो C1 लाइन है, और देखो ये शुरू कहाँ से है, माइनस इन्फिनाइट से शुरू है और इन्फिनाइट तक खत्म है, तो इन्फिनाइट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो C1 है वो आपका इन्फिनाइट लाइन सेगमेंट है। ठीक है, the j omega axis and an arc C2 of infinite radius। ओके, ये जो C2 आर्क है ना, ये इन्फिनाइट रेडियस का आर्क है, ये C1 का लेंथ भी इन्फिनाइट है, और जो C2 का आर्क है दैट इज ऑल्सो इन्फिनाइट, क्योंकि R जो है वो इन्फिनाइट तक टेंड्स करेगा। ओके, along C1 S is equals to j omega, S is equals to j omega with omega varying from minus infinite से plus infinite, and along C2 S is equals to R into e to the power j omega, जहाँ पे R tends to infinite है, with जो phi है वो फेज एंगल है वेरिंग फ्रॉम प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक। देखो यहाँ पे जो आर्क देखा हमने, जो C1 लाइन देखी, वो हमें पता चला दैट इज इन्फिनाइट लाइन। ठीक है, एक इन्फिनाइट लाइन सेगमेंट है, और जो आपका C2 आर्क है उसका जो रेडियस है वो भी इन्फिनाइट वैल्यू का रेडियस है, फाइन। और जो यहाँ पे हमने फाई लिया, जो एंगल लिया है हमने, वो एंगल वेरी करेगा प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। अब जब आप इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, ये प्लस पाई यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 होता है ना, मतलब प्लस पाई बाई 2 मतलब प्लस 90, तो प्लस 90 से माइनस 90 तक ये चेंज होगा आपका जो फेज एंगल है वो इसका। ठीक है,
The Nyquist contour so defined encloses all the right half S-plane zeros and poles of QS is equals to 1 plus GSH. आगे देखिए, the Nyquist contour so defined encloses all the right half S-plane zeros and poles of QS is equals to 1 plus GSHS. देखो जो Nyquist contour अभी हमने पढ़ा ना, जो Nyquist contour हमने कौन से आपका जो राइट हाफ एस प्लेन का जो राइट हाफ है वो पूरा इनक्लोज करके रखा है आपका नाइक्विस्ट कंटूर, फाइन। और जो नाइक्विस्ट कंटूर है वो जीरोस एंड पोल्स, किसके जीरोस और पोल्स, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 प्लस जी एस एच एस, उसके जीरोस और पोल्स को भी वो उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर रीजन पे रहेगा, आपके नाइक्विस्ट कंटूर पे रहेगा, ठीक है। बट ऐसा सभी क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है, कुछ जो ट्रांसफर फंक्शन होंगे वो उसमें उसकी पोल जीरोस वहाँ पे लोकेट हो सकते हैं, हो सकता है कुछ दूसरे ट्रांसफर फंक्शन में नहीं लोकेट हो, बट यहाँ पे जो हम बात करते हैं नाइक्विस्ट कंटूर की, तो वहाँ पे ये जीरोस और पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यही एज्यूम करते हैं कि वो आपके राइट साइड मतलब वो आपके नाइक्विस्ट कंटूर पे प्लेस्ड है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो n है, n क्या था, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, ठीक है। तो जो n है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, समटाइम्स नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव कब होगी वो देखते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ QS प्लेन, देखिए जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, -1 प्लस J0। तो -1 J0 जो पॉइंट है वो पॉइंट का जो एनसर्कलमेंट हुआ होगा, तो सपोज वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, इस तरह से डायरेक्शन उसका सपोज ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं इसे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तब आपका जो n होगा, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट हुआ होगा, ये क्लॉकवाइज अगर एनसर्कलमेंट होगा तो उस केस में आपका जो n रहेगा, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ओके, फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल देयर शुड बी नो जीरोस ऑफ QS इज इक्वल्स टू, मतलब आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके जीरोस शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए अगर आप का सिस्टम स्टेबल है तब, ठीक है। मतलब हम जब स्टेबिलिटी चेकआउट करेंगे ना किसी ट्रांसफर फंक्शन का, तो हमें पहले ये चेक करना है कि वेदर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0 और नॉट। मतलब अगर नंबर ऑफ जीरोस जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे, ओके, देन ओनली आपका जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। अगर z विल बी इक्वल्स टू सम नंबर देन इट विल बी अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा, तो जब z इज इक्वल्स टू 0 हुआ तब आपका फ्रॉम दैट रिलेशन n विल बी इक्वल्स टू p हो जाएगा। n हो गया आपका नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट और जो p है वो है राइट हाफ एस प्लेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो पोल्स आपके RHS में लाई कर रहे हैं वो है ये p, ठीक है। That is for a closed loop system to be stable, the number of counterclockwise encirclement of the origin of the QS plane should equal to the number of right half S plane। जो ये जो हमने रिलेशन लिखा है ना, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने थेरी में लिखा है। मतलब जब आपके किसी कोई सिस्टम स्टेबल है, सिस्टम स्टेबल है मतलब जो नंबर ऑफ जीरोज है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन के, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो अगर 0 है, मतलब उस कंडीशन में आपका जो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन RHS ऑफ RHS साइड, ठीक है। ओके, तो ये होगा जब आपका 0 की वैल्यू 0 है तो n विल बी इक्वल्स टू p होगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा कंडीशन देखिए, फॉर ओपन लूप स्टेबल सिस्टम। ओपन लूप स्टेबल सिस्टम किसको बोलते हैं, देखो कोई भी सिस्टम को हम स्टेबल कब बोलेंगे, जब उसके पोल्स हो या जीरोज हो, सॉरी उसके पोल्स हो वो आपके राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई नहीं करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ओपन लूप पोल अगर स्टेबल है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखा है p विल बी इक्वल्स टू 0। देखिए
यहाँ पे P कौन सा P बोल रहे हैं, जो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे जो नंबर ऑफ पोल्स लोकेट है उसकी बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल पोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे जो पोल्स अवेलेबल है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ पोल होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल, ओके। अब जब क्लोज लूप सिस्टम, यहाँ पे तो हमने ओपन लूप सिस्टम को स्टेबल बोला और ये कंडीशन बताया, एंड फॉर क्लोज लूप स्टेबल सिस्टम ये आपकी कंडीशन होगी n विल बी इक्वल्स टू p एंड इक्वल्स टू 0, मतलब वहाँ पे कोई भी एनसर्कलमेंट नहीं होगा। जब अगर मतलब अगर आप स्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हो और आपके पास अगर ओपन लूप स्टेबल सिस्टम दिया है, मतलब p इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो उस केस में आपका नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट इक्वल हो जाएगा p के, एन p तो 0 के इक्वल है, तो n इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब देयर इज ऑल्सो नो एनसर्कलमेंट, देयर इज 0 नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस देखे हमने, फाइन। अब इन कंडीशंस पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 है और टोटल नंबर ऑफ पोल्स 2 है, ओके। बट यहाँ पे ये दो पोल से हमें एक जो पोल यहाँ पे अवेलेबल है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे है, इट मीन्स p विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू 1 आ गई, ओके। अब हम गिवन ट्रांसफर फंक्शन को जी ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं, तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल्स टू हो गया जे ओमेगा प्लस 4 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा और जे ओमेगा माइनस 1, ओके। अब इनको आगे हमने फिर सिंप्लीफाई कर दिया, तो 4 प्लस जे ओमेगा एज इट इज़ हुआ, नीचे में फिर ये मल्टीप्लीकेशन होकर के -1 प्लस -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे फेज एंगल का भी इक्वेशन फॉर्म कर दिया, तो फ्रॉम दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जब हम फेज एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, फेज एंगल, ओके। अब हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से मैंने फेज एंगल का फॉर्मूला लिखा, तो वो tan इनवर्स ओमेगा बाय 4 हो गया, फिर डिनोमिनेटर पार्ट में आए तो माइनस का साइन लगेगा, ये tan इनवर्स ओमेगा बाय 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फिर आपके पास बचा फेज एंगल, ये ठीक है, tan इनवर्स ओमेगा बाय 4। वहीं से फिर हमने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैंने ओमेगा की वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं, 0, 20, 50 लाइक दैट, मीन्स रैंडमली यू कैन टेक एनी वैल्यूज इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू फिट करके देखा तो यहाँ पे फेज एंगल 0 आया, और आपका यहाँ पे जब आप 0 फिट करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड 4 मिलेगा। वैसे ही फिर 20 के लिए किया, 50 के लिए किया, इन्फिनाइट के लिए किया। इन्फिनाइट देखिए tan इनवर्स इन्फिनाइट क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 90 आ गया, ओके। और इन्फिनाइट पे फिर इसका मैग्नीट्यूड आ गया 0 आ गया, ठीक है। देखो हम जब पोलर प्लॉट करते थे तो हम पोलर प्लॉट में ये इतने स्टेप्स तो करते ही थे, है ना, 0 से लेके इन्फिनाइट तक की वैल्यूज फीड करते थे, और फिर उसके जो वैल्यूज आते थे फेज एंगल और मैग्नीट्यूड के, वो फिर हम प्लॉट करते थे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट ये जो लाइन दिख रही है, ये आपका पोलर प्लॉट बनाया हमने इस ट्रांसफर फंक्शन का। उसके बाद फिर हमने इसका मिरर इमेज लिया और रियल एक्सिस को लेकर के इसका मिरर इमेज बनाया, तो ये यहाँ पे आ गया इसका मिरर इमेज, और मिरर इमेज को मैंने डैश डैश लाइन से शो कर दिया। फिर ये जो कंप्लीट जो ये जो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये जो एनसर्कलमेंट हो रही है, दिस इज योर नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो आपने ओमेगा और इन्फिनाइट पे जो वैल्यूज लाई है वो वैल्यू हमें यहाँ पे फिट करना है। तो ओमेगा इक्वल्स टू जब 0 थी तो फाई का एंगल था 0 और मैग्नीट्यूड था 4, मैग्नीट्यूड -4 रहा है।